हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इनकम टैक्स की क्लास को करने वाले हैं और इनकम टैक्स में अभी तक हम लोगों ने किया क्या है उसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो अगर हम लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स में जो किया है वो किया है पूंजीगत एवं आयगत की हम लोगों ने क्लासों को अच्छी तरीके से किया है। निवास और रेसिडेंस के एमसीक्यू किए हैं, रेसिडेंस संबंधी बातें की हैं। वेतन से हम लोगों ने एक क्लास की है, पार्ट 1 किया है और भी क्लास में आप लोगों को डिटेल में पहले क्लास को डालूंगा फिर उसके बाद उनके एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। आज लेकिन पूंजीगत और आयगत में मैंने आप लोगों को 3 क्लासों में पूंजीगत और आयगत को अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है। आज हम लोग उससे संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं और 30 एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग 30 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे और पूंजीगत और आयगत के जो कितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात, मैंने सारा का सारा बता दिया है। अगर आप लोगों ने डिटेल क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं सभी क्लासों के, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में मैंने अलग से बना रखा है इनकम टैक्स का, वहां से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि अस्थायी आश्रयों के निर्माण पर, अस्थायी आश्रय ऐसे बोलते हैं जैसे मान लो कि कोई ये रोड बननी है, ठीक है। अब ये रोड बननी है तो यहाँ पे जो वर्कर रहेंगे, जो इंजीनियर्स रहेंगे, तो वो जो जगह वहीं पर रहेंगे जहाँ पे रोड बन रही होगी उसके आसपास ही कहीं रहेंगे, है ना। तो अब ये उनके अस्थायी निवास बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये अस्थायी निवास जो बनाए जाते हैं इस पर जो खर्च होता है, व्यय होता है, तो ये पूछा है इस पर अस्थायी आश्रयों के निर्माण पर खर्च की गई राशि जो सिनेमा घर के निर्माण के लिए आवश्यक है, और जब सिनेमा घर तैयार हो जाएगा तब इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे मान लो कि कोई सिनेमा घर है उसमें हम लोगों ने बनवाना चाहते हैं, ठीक है। अब लेकिन तब तक के लिए हमने कोई अस्थायी आश्रय बनवाया है तो फिर उसके बाद जब बनने के बाद हम उसको ध्वस्त करवा देंगे। तो ऐसे व्यय कौन से व्यय होते हैं? तो इस प्रकार के व्यय जो होते हैं तो वो आयगत व्यय होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, या फिर डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, अस्थगित आयगत व्यय होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं। तो इनका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ऐसे व्यय कौन से व्यय होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों का, ऐसे व्यय हम लोगों के पूंजीगत व्यय होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अस्थायी आश्रयों के निर्माण पर खर्च किया है तो मटेरियल तो लगा ही होगा, उसको हम लोग फिर उसके बाद अब मान लो कि हम लोगों ने उसको हटा लिया और फिर दूसरी जगह से जब सिनेमा घर कहीं दूसरी जगह बनाएंगे तो वहां पे शिफ्टिंग कर देंगे। तो इस प्रकार के व्यय जो होते हैं, तो इस प्रकार के व्यय कौन से होते हैं? तो इन्हें बोलते हैं पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग प्लीज बताएं जरूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि माल की आपूर्ति के लिए अनुबंध भंग के संबंध में मुकदमे के लिए किया गया कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं, लीगल एक्सपेंसेस। अब इसमें मैटर क्या है कि माल की आपूर्ति हुई, ठीक है। माल की आपूर्ति, जैसे मान लो मैंने किसी से कहा कि मुझे माल चाहिए, अब उसने क्या किया, ये हम लोगों के बीच में अनुबंध हो गया, उसने बोल दिया कि हम आपको माल भेज देंगे, लेकिन उसने माल भेजा नहीं। हमने क्या किया, उस पर मुकदमा कर दिया। अब मुकदमे में जो राशि खर्च होगी, वो कानूनी व्यय होंगे, वो किस प्रकार के व्यय होंगे? तो वो आयगत व्यय होंगे, पूंजीगत व्यय होंगे, अस्थगित आयगत व्यय होंगे। तो किस प्रकार के व्यय होंगे, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो कानूनी व्यय, जैसे मान लो कि मुझे
कानूनी व्यय समझ में, क्वेश्चन आ गया समझ में, मैंने बता दिया आप लोगों को क्वेश्चन समझा के और एग्जाम्पल भी बता दिया कि कानूनी व्यय जो होते हैं वो बार बार किए जाते हैं, बार बार करने पड़ेंगे। जब जब हम लोगों को कहीं तारीख देनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार के व्यय जो होते हैं वो कानूनी व्यय आते हैं और कानूनी व्यय हम लोगों को बार बार करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर आयगत व्यय हो जाएगा। और अब आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगवा लिया है कि आयगत व्यय, बिल्कुल सही आंसर लगाया है इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि पूंजीगत व्यय लाभ प्रदान करते हैं। पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, कोई भवन खरीदा, कोई भवन खरीदा, कोई मान लो हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। तो ऐसे व्यय देखो ध्यान से कि ऐसे व्यय होते हैं हम लोगों के दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं, इनसे हम लोग दीर्घकाल तक पैसा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यय की प्रकृति कैसी होती है? इनसे हम दीर्घकाल तक पैसा प्राप्त करते हैं। मान लो कोई मशीन खरीदी, उसको हम लोग चलाने से पैसा जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो भवन खरीदा, भवन में रहेंगे तो हम लोग पैसा अर्न करेंगे क्योंकि किराया नहीं देना पड़ेगा। मान लो कहीं दूसरे पे किराए पे रहते हैं तो किराया बार बार देना पड़ता, तो वो ऐसे व्यय कैसे होते हैं? आयगत व्यय होते हैं। लेकिन भवन पर अगर हमने खरीदा है तो ये दीर्घकाल तक पैसा हम लोगों का फंस गया है, तो और दीर्घकाल तक हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसका जो होता है पूंजीगत व्यय लाभ प्रदान करता है अल्पकाल तक, दीर्घकाल तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूंजीगत व्यय जो होता है वो दीर्घकाल तक हम लोग इससे प्राप्त पैसा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात मैंने भी लिखवाई हुई थी, ये सारी की सारी बातें मैंने डिटेल क्लास में करवाई हुई हैं। जिसने की होंगी डिटेल में क्लासें वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा, अभी देख लेना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि छंटनी किए गए कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा है। छंटनी मान लो हम लोगों ने कोई छंटनी की है, कर्मचारी ज्यादा थे, वहां पे हम लोगों ने छंटनी की है। अब उनको जो मुआवजा देंगे, छंटनी की है उनको जो मुआवजा देंगे, तो वो किस प्रकार का व्यय होगा हम लोगों का? तो वो पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि छंटनी के कारण हम लोग क्या बार बार देंगे। उसके बाद आयगत होगा, पूंजीगत आयगत व्यय होगा, स्थगित आयगत होगा सॉरी, और पूंजीगत हानि होगा। तो छंटनी के कारण कर्मचारियों को जो दिया जाने वाला मुआवजा है वो किस प्रकार की प्रकृति का, उसका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का व्यय होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आयगत व्यय होगा। तो वो आयगत व्यय होगा क्योंकि छंटनी हम लोग जब समय मिलेगा, हो सकता है कि मान लो आज छंटनी की है, उसके बाद 1 महीने बाद फिर करें, उसके बाद फिर करें। तो छंटनी के कारण जो कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाता है तो वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आयगत माना जाता है उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए है। पूंजी पर ब्याज जो है वो व्यापार के लिए आय है। मैंने बताया हुआ है अकाउंटिंग में कि पूंजी और व्यापार का स्वामी, मतलब कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार का स्वामी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत होते हैं। ये अवधारणा है, एक परंपरा है कि व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए व्यापारी ने पैसा दिया और व्यापारी ने पैसा दिया व्यापार को, ठीक है, व्यापारी ने पैसा दिया व्यापार को। अब व्यापार का दायित्व है ये, क्योंकि उसने पैसा लिया है, तो उसके लिए पूंजी पर ब्याज जो हो जाएगा तो वो व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो व्यय हो जाएगा, क्योंकि दायित्व में हम लोगों का ये उसका दायित्व है और इस पर जो लगेगा ब्याज वो उसका व्यय कहलाएगा। व्यापार के लिए पूछा है, और अगर व्यापार के स्वामी के लिए पूछता तो ये आय हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 30,000 में क्रय की गई मशीन। मान लो कोई मशीन, मान लो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है ना,
कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30,000 रुपए में क्रय की गई मशीनरी जिसका पुस्तकीय मूल्य 18,000 को 40,000 में बेचा गया, पूंजीगत लाभ है। पूंजीगत लाभ कितना हुआ? तो ऐसे देखो, पूंजीगत लाभ वो होते हैं जो हमें बार बार प्रकृति के ना हो। तो पूंजीगत जो लाभ होते हैं, पूंजीगत लाभ जो होते हैं वो बार बार होने वाले नहीं होते हैं। ऐसे लाभ जो बार बार प्रकृति के ना हो, और ऐसे लाभ जो स्थायी संपत्तियों, ऐसे लाभ जो स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लाभ कौन से होते हैं? तो ऐसे लाभ पूंजीगत व्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये काम हम लोग रोज तो करेंगे नहीं, मशीन खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। अब व्यापारी की बात मत करना कि व्यापारी की एक अलग बात है कि जो मशीनों को क्रय विक्रय करता है तो उसका केस अलग है। लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोग अगर बात करें कि हम लोग अगर बात करना चाहें तो हम लोग जो कबाड़ होता है, अपने घरों का जो कबाड़ होता है, उसको हम लोग क्या डेली बेचते हैं? उसको हम लोग अगर डेली बेचते होते तो सोचिए आप लोग, उसको हम लोग कभी कभार बेचते हैं, और कभी कभार जब बेचते हैं तो हम लोगों को कुछ रुपए मिलते हैं। अब जो रुपए मिलते हैं तो वो हम लोगों के लाभ होते हैं, और लाभ कौन सा होता है? तो वो पूंजीगत लाभ मानते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमें बार बार होने वाला नहीं होता है। ऐसे लाभ जो बार बार होने वाले प्रकृति के ना हो उन्हें पूंजीगत लाभ कहते हैं। मेरी मतलब भाषा में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, नहीं तो किताब की भाषा में अगर समझना चाहे तो ये लिखा हुआ है कि स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो प्राप्त होता है लाभ, उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। अब इसमें देखो, इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे कि 30,000 की कोई चीज थी, मशीन थी 30,000 की, और हम लोगों ने बेची कितने की है? 40,000 की। तो हम लोगों ने लाभ कितना कमाया? तो लाभ कितना कमाया? 10,000 रुपए का हम लोगों ने लाभ कमाया है। और ये जो लाभ है ये पूंजीगत लाभ है। क्योंकि लाभ है क्योंकि एक मशीन है, स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में 128 MB रैम लगाने पर 5,000 का व्यय हुआ। तो यह व्यय कैसा व्यय है? कंप्यूटर में अगर हम लोगों ने 128 MB, मान लो कि हम लोगों की 2 MB रैम लगी है, अब उससे काम नहीं चलता है तो हम लोगों ने 128 MB रैम लगाई है, ठीक है। अब रैम लगवाई है और उस पर जो व्यय हुआ है, उस पर व्यय 5,000 का हुआ है। तो क्या अब हम लोग रैम जो लगवाएंगे क्या बार बार लगवाएंगे? रैम क्या हम लोग बार बार लगवाएंगे? तो ऐसे व्यय जो हम लोग बार बार होने वाले प्रकृति के ना हो और उनसे दीर्घ काल तक हम लोग प्रॉफिट जनरेट करें, दीर्घ काल तक प्रॉफिट प्राप्त करें, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर समझ रखे हैं कि आप लोग देखो, क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो आप लोगों को दो ही क्वेश्चनों में लग जाता है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन और भी होते हैं ऑप्शन, उनको हम लोग अलग ही कर देते हैं अगर समझा हुआ है चीजें तो। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि संयंत्र एवं मंत्र, एक लिखा हुआ है, ये मंत्र नहीं लिखा हुआ है, ये यंत्र लिखा हुआ है। यंत्र एवं संयंत्र की मरम्मत पर हुए 5,000 व्यय। कोई मशीन थी, मान लो संयंत्र का मतलब मशीन है, एक मशीन थी, उसकी मरम्मत हम लोगों ने कराई है। अब मरम्मत कराई है और उस पर जो व्यय हुआ है वो 5,000 है। तो मरम्मत कराई है तो वो 5,000 है। अब मरम्मत क्या हम लोग एक बार ही कराएंगे? जितनी मशीन चलेगी उतनी ज्यादा मरम्मत करानी पड़ेगी, जितनी गाड़ी चलेगी आप लोगों की उतनी ज्यादा सर्विस करवानी पड़ेगी। तो ऐसे व्यय हम लोगों की कैसे हो जाएंगे कि जितनी ज्यादा करोगे उतने ही करने पड़ेंगे। तो ऐसे व्यय हम लोगों के आयगत होते हैं। और पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? पूंजीगत व्यय हम लोगों के एक बार कराने के बाद हम लोग 5-10 साल बाद उसको कराते हैं। जैसे मान लो मशीन खरीदी, अब मशीन खरीदी होती तो हम लोगों का पूंजीगत व्यय है, लेकिन मशीन की मरम्मत करवाई है तो ये आयगत व्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मोहन एक रेस्टोरेंट चलाता है। रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट चलाता है। वह कुछ जगह बढ़ाने के लिए कुछ पुराने केबिन हटाता है और मरम्मत पर 15,000 रुपए की व्यय जो राशि है उसको खर्च करता है। अब व्यय की गई राशि जो है वो 15,000 खर्च करता है, तो आयगत की राशि होगी। तो आयगत की राशि पूछी है, तो आयगत की राशि कितनी होगी? तो बिल्कुल सही आंसर, आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगवा रहे हैं कि हमसे पूछा गया है कि मोहन एक रेस्तरां चलाता है और वह कुछ जगह बढ़ाने के लिए कुछ पुराने केबल हटा देता है और मरम्मत पर उसके 15,000 व्यय हुए। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर है, आयगत की राशि पूछी है ना, तो आयगत की राशि इसमें होगी 0। और जो आप लोग कहेंगे 15,000, तो फिर ये कौन सी राशि है? तो ये है पूंजीगत, क्योंकि ये ऐसी मरम्मत है, उसने केबिन में मतलब कमरे बनवाए हैं, कमरे बनवाए हैं, तो क्या कमरे बार बार बनवाएंगे? नहीं बनवाएंगे ना, तो ऐसे व्यय पूंजीगत व्यय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयगत की राशि पूछी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो 15,000 की राशि है वो पूंजीगत व्यय में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि कार्यालय में टेलीफोन लगाने के लिए MTNL को भुगतान किए गए 10,000 की राशि। तो कार्यालय में टेलीफोन लगाने, देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस एक अलग केस है, और टेलीफोन को लगाने के लिए हमने जो खर्च किया है, भुगतान किया है, तो वो हम लोगों की क्या हो जाएगा? तो वो व्यय में आएगा या फिर दायित्व में आएगा, संपत्ति में आएगा या फिर आय में आएगा? आय में। तो कार्यालय में हम लोगों ने, जैसे मान लो कि कोई फोन नहीं था, उसमें हम लोगों ने एक फोन लगवाया है। अब 10,000 रुपये हमने फोन लगवाया है, तो 10,000 रुपये उसको भुगतान किया है। तो अगर देखा जाए तो टेलीफोन अब हम लोगों ने कितने में लिया है? 10,000 में। अब तो हम लोग लगवाएंगे नहीं बार बार, तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं वो संपत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर व्यय नहीं होगा, इसका राइट आंसर संपत्ति होगा। इसका राइट आंसर संपत्ति हो जाएगा, क्योंकि टेलीफोन लिया है और टेलीफोन में हमने क्या लिया? टेलीफोन लगाने के लिए हम लोगों ने एक टेलीफोन लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संपत्ति में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि बाजार विकसित करने के लिए, बाजार मतलब कि अच्छा करने के लिए, बाजार को विकसित करने के लिए विक्रय प्रबंधक द्वारा विदेश दौरे की लागत है। बाजार को विकसित करने के लिए, कुछ नए आइडियाज लेने के लिए विक्रय प्रबंधक जो होता है, सेल्स मैनेजर जो होता है, वो विदेश दौरा करता है और विदेश दौरा में उसको कुछ खर्च करना पड़ता है। तो उसकी जो लागत होगी तो वो कैसी होगी? पूंजीगत व्यय होगी, आयगत व्यय होगी, स्थगित आयगत व्यय होगी, या फिर ए और बी दोनों होगी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा स्थगित आयगत व्यय, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थगित आयगत व्यय, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि विज्ञापन पर खर्च की गई भारी राशि, विज्ञापन पर अगर हम लोग कुछ खर्च करते हैं तो वो हम लोगों का किस में आता है? विज्ञापन पर अगर हम लोग खर्च करते हैं तो वो हम लोगों का स्थगित आयगत व्यय में आता है। अब आप लोग कहेंगे कि विज्ञापन तो हम लोग बार बार नहीं करते हैं, लेकिन विज्ञापन जो होता है, देखो विज्ञापन होता तो है हम लोगों को आयगत नेचर का। कैसा होता है? आयगत व्यय माना जाता है, क्योंकि विज्ञापन हम लोग बार बार करते हैं। लेकिन विज्ञापन एक ऐसा व्यय है जिससे हम लोग प्रॉफिट जो है वो कई सालों तक प्राप्त करते हैं। प्रॉफिट जो है ऐसे व्यय जो आयगत नेचर के तो होते हैं, आयगत नेचर का होता है मान लिया है, लेकिन उनसे हम प्रॉफिट कई सालों तक प्राप्त करते हैं, तो वो हम लोगों के स्थगित आयगत में आते हैं। तो मैंने बता दिया अपनी भाषा में कि ऐसे व्यय जो आयगत नेचर के हों, आयगत नेचर का मतलब जो बार बार होने वाले हों, लेकिन उनसे जो प्रॉफिट है वो हम लोग कई साल तक कमाएं, तो उसको बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि क्रय
मतलब परचेज की गई कोई पुरानी मोटर कार हम लोगों ने खरीदी है और मरम्मत पर हम लोगों ने व्यय किए हैं, उसकी मरम्मत पर व्यय किए हैं 5,000, वो हम लोग डेबिट किया जाएगा। तो उसको हम लोग किस खाते में डेबिट करेंगे, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अगर हम लोगों ने मोटर कार खरीदी है, मोटर कार डेबिट करेंगे, मोटर कार डेबिट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मोटर कार खरीदी है और हम लोगों ने रिपेयर भी करी है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे। और किस खाते में करेंगे, तो वो मोटर कार ही में करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों से जैसे अगर हम लोगों से मान लो कहा जाए कि आपने ये पुरानी कार कितने में ली, तो हम कहेंगे कि ये पुरानी कार हमने 5 लाख में ली, कुछ पुरानी थी, इसमें हमने कुछ रिपेयर भी कराई, ठीक है। तो ये कार हमें कितने की पड़ी, 5,05,000 की पड़ी, ठीक है। अब हम लोग अपने मोहल्ले में आएंगे और कहेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई कितने की आपको कार पड़ी, तो आप कितने की बताएंगे, 5 लाख की बताएंगे या 5,05,000 की बताएंगे। तो आप बिल्कुल सही हैं कि आप कितने की बताएंगे, आप बताएंगे 5,05,000 की। तो ये जो व्यय है, ये व्यय किस में जोड़ दिए आप लोगों ने, तो ये व्यय पुरानी मोटर कार में जोड़ दिए, जितने की मोटर कार खरीदी उसी में ये व्यय कर दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जो व्यय है 5,000 जो व्यय है वो किस में ऐड करेंगे, हम लोग मोटर कार खाते में ऐड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक स्थान पर लगाने की लागत है। अगर व्यवसाय को हमें सुविधाजनक स्थान पर अगर लगाना है, व्यवसाय को सुविधाजनक स्थान पर लगाना है, ठीक है, हमें एक जगह है मिली है, तो ये जगह पर अगर हम लोगों ने इस व्यवसाय को लगाना है तो इस पर हम लोग व्यय करेंगे। अब व्यय करेंगे तो वो व्यय होगा हम लोगों को आयगत होगा। लेकिन ऐसे व्यय पे हम लोग प्रॉफिट जो कमाएंगे वो कई सालों तक कमाएंगे, तो ये हम लोगों का कौन सा व्यय बन जाएगा, स्थगित आयगत व्यय बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि नए कारखाने भवन के रंग रोगन मतलब पेंटिंग की लागत 35,000 है, उस पर लगा व्यय है। एक कोई कारखाना था तो उसकी भवन या फिर उसका जो बिल्डिंग है उसको हम लोगों ने रंग रोगन करवाया, मतलब पेंटिंग करवाई है। तो पेंटिंग जो है हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने मान लो एक बार पेंटिंग करा दी तो 5-10 साल के लिए फुर्सत। तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं, तो इस प्रकार के व्यय हम लोगों के पूंजीगत व्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये व्यय आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि पेंटिंग तो हम लोग साल में भी कराते हैं, 5 साल में भी कराते हैं, ये तो सोचो। तो इसको क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं हम लोग कि कारखाने भवन के रंग रोगन की बात आ जाए तो रंग रोगन का मतलब हम लोग 5-10 साल से नीचे नहीं कराते हैं, और कारखाने की बात अगर आ जाए तो हम लोग भवनों की बात नहीं करेंगे। भवन तो हम लोगों को 2 साल में हम लोग उसमें रंग रोगन करवाते ही हैं, ठीक है। लेकिन कारखानों की अगर हम लोग बात करें, एक नए कारखाने के भवन के रंग रोगन, एक नया कारखाना हम लोगों ने बनवाया है, ठीक है, और उसकी रंग रोगन करवाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीगत राइट आंसर हो जाएगा। 15वें का ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संनियम के कारण व्यवसाय के ढांचागत परिवर्तन पर क्या व्यय है, ढांचागत परिवर्तन पर किया गया व्यय है। तो कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, स्थगित आयगत व्यय है, या फिर पूंजीगत हानि है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि संनियमों के कारण व्यवसाय के ढांचागत परिवर्तन पर किया गया व्यय। तो इस प्रकार के जो व्यय हैं, तो इस प्रकार के व्यय जो होते हैं तो वो हम लोगों के आयगत व्यय माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आयगत व्यय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि डिसमिलेटिंग एंड डिमोलिशन व्यय
हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, स्थगित आयगत व्यय है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि डिसमेंटलिंग एंड डिमोसलिंग जो व्यय है, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि मशीन की स्थापना पर व्यय की गई मजदूरी की राशि 200 रुपए है, को डेबिट किया जाएगा। वही बात हमने पुरानी मोटरसाइकिल ली थी, पुरानी मोटर कार ली थी, तो उस पर जो हमने रिपेयर करवाई है तो उस पर रिपेयर किसमें जोड़ी है, तो हमने उस पर व्यय जो है उसकी जो रिपेयर है उसी में जोड़ी है। तो मशीन की हम लोगों ने मशीन ली है और मशीन ली है 5000 की। अब उसको जो हमने इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च किया है, उसकी स्थापना पर जो खर्च किया है वो किया है 200। तो अगर हम लोग मशीन को बताएंगे तो मशीन हमें लोगों को असलियत में देखा जाए तो 5200 की पड़ी। तो अगर हम लोग जो 200 व्यय मजदूरी दी है तो वो मजदूरी खाते में डेबिट नहीं करेंगे, तो वो हम लोग किस खाते में डेबिट करेंगे, मशीन खाते में डेबिट करेंगे। मजदूरी को मजदूरी खाते में नहीं लिखना है। अगर हम लोगों ने मजदूरी अकेली करवाई होती तो बात अलग है, लेकिन मशीन की स्थापना पर हमने मजदूरी करवाई है तो वो केस अलग है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड हैंड मशीन की ओवरहॉलिंग पर खर्च की गई 2500 रुपए की राशि है, तो उस पर जो उसका जो व्यय है वो किस प्रकार का व्यय है, पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, स्थगित आयगत व्यय है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक सेकेंड हैंड मशीन ली है और उसकी ओवरहॉलिंग करवाई है, और ओवरहॉलिंग करवाने में हम लोगों को तो इस पर जो व्यय किया गया है तो इस पर व्यय जो है तो 2500 रुपये का जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय माना जाएगा, क्योंकि ओवरहॉलिंग हम लोग 5-10 साल के बाद ही करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूंजीगत व्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि पूंजीगत व्यय तथा आयगत व्यय के बीच अंतर का मूल आधार है। इसका जो मूल आधार पूछा है तो इसका मूल आधार है व्यवसाय की प्रकृति, व्यापार की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव, व्यय का उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है ये तीनों की तीनों इसके मूल आधार हैं कि पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के बीच जो अंतर है वो व्यवसाय की प्रकृति, व्यापार की उत्पादन क्षमता और व्यय का उद्देश्य, ये तीनों बातें इसमें आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि वर्ष के दौरान अशुद्ध ऋणों की वसूली। अशुद्ध ऋण का मतलब होता है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स की वसूली हो गई है तो इसके जो व्यय हैं तो इस प्रकार की जो हम लोगों को प्राप्ति होती है, क्योंकि बैड डेब्ट्स की प्राप्ति हुई है, बैड डेब्ट्स का मतलब जो पैसा मेरा डूब गया है उसकी प्राप्ति हो गई है, तो इस प्रकार के जो व्यय होंगे तो वो कैसे व्यय माने जाएंगे, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये व्यय तो नहीं है, व्यय नहीं है, प्राप्ति है। तो ऐसी प्राप्ति हम लोगों की कौन सी प्राप्ति होती है, तो ऐसी प्राप्ति हम लोगों की आयगत प्राप्ति मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि एक नए संयंत्र की क्रय पर भुगतान किए गए गाड़ी भाड़ा की राशि यदि गाड़ी भाड़े में डेबिट की गई है तो यह प्रभावित करेगा। तो यह क्या प्रभावित करेगा, तो यह प्रभावित जो करेगा तो वो गाड़ी भाड़ा को प्रभावित करेगा, लेकिन गलत करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने गलत किया है। संयंत्र अगर क्रय किया है तो इसको हम लोगों को किस में क्रय मतलब प्रभावित करना चाहिए था, तो इसको गाड़ी भाड़ा जो लगा है संयंत्र के क्रय पर लगा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संयंत्र एवं गाड़ी भाड़ा दोनों को प्रभावित की बात करेगा। तो ये तो प्रभावित तो दोनों को करेगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये जो है गाड़ी भाड़ा वो हम लोगों ने गाड़ी भाड़ा को गाड़ी भाड़ा में ऐड कर दिया है, तो वो कहाँ कहाँ प्रभावित करेगा, तो वो संयंत्र को भी प्रभावित करेगा और गाड़ी भाड़ा को भी प्रभावित करेगा। दोनों का इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि मशीन की स्थापना पर, मतलब इस्टेब्लिशमेंट, अगर हम लोगों ने कोई मशीन ली है और उसकी स्थापना पर जो व्यय किया है और व्यय पर सामग्री लगाई है 700 रुपए की और मजदूरी लगाई है 400 रुपए की, तो ये 400 रुपए और 400 रुपए इनको हम लोग किस में करेंगे, 1100 रुपए किस में ऐड करेंगे, तो ये तो मशीन में ऐड हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 23 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन अगर हम लोगों ने खरीदी है मान लो 5000 की, उसको लगवाने के लिए हमने 700 रुपये सामग्री दी है और 400 रुपये जो है मतलब वर्कर को दिया है, वेजेस दी है। तो इसका जो मशीन हम लोगों को अगर देखा जाए तो कितने में पड़ी, तो वो हम लोगों को 6100 में पड़ी। तो हम लोगों ने जो व्यय हैं वो किस में ऐड हो गए, मशीन में ऐड हो गए, इसलिए जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि भवन के स्वामित्व के संबंध में, मतलब भवन है वो भवन की ओनरशिप के संबंध में किए गए व्यय हैं। ओनरशिप, जैसे मान लो कि कोई भवन है, अगर आप लोगों को लेना चाहते हैं तो लिखाई पढ़ाई आप लोगों को देनी पड़ती है। लिखाई पढ़ाई मतलब कि जो सरकारी व्यय होते हैं उनको देना पड़ता है। तो ऐसे व्यय कैसे होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं या फिर आयगत व्यय होते हैं या फिर स्थगित आयगत व्यय माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे व्यय हम लोगों के भवन के स्वामित्व के संबंध में किए गए व्यय की जो राशि होती है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि घिसे हुए पुर्जे को हटाने तथा उसे बदलने के लिए खर्च की गई 5000 की राशि। तो खर्च की गई 5000 की राशि कैसी होगी, तो खर्च की गई जो राशि होगी तो वो राशि होगी हम लोगों की आयगत होगी, क्योंकि हम लोगों को ऐसी मरम्मत जो होती है, मरम्मत करवानी पड़ती है। देखो पुर्जे जो होते हैं वो घिसेंगे, उनको ज़्यादा यूज करोगे तो घिसेंगे और उन पर जो है व्यय करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयगत व्यय। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूंगा और अच्छी तरीके से डिटेल में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। ये नहीं है कि पहले एमसीक्यू कर दिए उसके बाद वो कर दिए। झारखंड की भी क्लासें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासें लगभग मैं 15-16 महीने क्लासें करवा दी हैं। इनकम टैक्स में 10 क्लासें करवा दी हैं मैंने आप लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लासें चल रही हैं आप लोगों की, और बिहार की भी क्लासें आप लोगों की साथ ही साथ में चल रही हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को कमेंट करना है कि कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए कि इस प्रकार से करा दीजिए, मैं करवा दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर जितना करेंगे उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि श्रीमती सरोज मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यय की है, और व्यय जो किया है वो व्यय किया है 5000। तो वो कैसी प्रकृति का होता है, तो ऐसा जो व्यय होता है तो वो प्रकृति आयगत प्रकृति का होता है, स्थगित आयगत प्रकृति का होगा, पूंजीगत प्रकृति का होगा या दायित्व प्रकृति का होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये जो व्यय है तो ये व्यय मशीन की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया है। तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं तो वो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मान लो कि मशीन की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई ना कोई उन्होंने अच्छा सा कोई अलग से एक प्रोडक्ट लगाया होगा, कोई अलग से एक इक्विपमेंट या टूल्स लगाया होगा, तो उस पर जो व्यय किया है तो उस पर व्यय ये बार बार नहीं करेंगे, 5-10 साल बाद ही करेंगे। तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि एक पुराने फर्नीचर को 10,000 में क्रय किया, इसकी मरम्मत पर 100 रुपये व्यय किए, मरम्मत खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। मरम्मत खाते को डेबिट करना चाहिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फर्नीचर को हमने पुराने फर्नीचर को क्रय किया है और उसकी मरम्मत कराई है। तो ये जो व्यय है, मरम्मत का जो व्यय है, ये किस में ऐड होगा? फर्नीचर में ऐड होगा। हम लोग अगर फर्नीचर को देखें तो 10,000 का नहीं है, हम लोगों को फर्नीचर जो है वो हम लोगों को 10,100 का पड़ा है। तो आप कहेंगे कि मरम्मत
खाते में डेबिट करेंगे तो कोई राशि को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्रकृति का है। इनमें से कौन सा जो है वो पूंजीगत प्रकृति का है। माल क्रय करना, अब माल व्यवहार क्रय करेंगे तो ये तो आयगत प्रकृति का हुआ, आयगत प्रकृति का हुआ। मरम्मत करेंगे तो हम लोगों को मरम्मत करेंगे तो वो भी आयगत प्रकृति का हो गया, और स्थगित आयगत का भी हो सकता है। मशीन की स्थापना एवं भुगतान की गई मजदूरी, तो ये जो है ये पूंजीगत होगा, क्योंकि मशीन हम लोग बार बार इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, 5-10 साल बाद ही करेंगे। तो इसका राइट आंसर पूंजीगत व्यय हो जाएगा। कारखाने का किराया, कारखाने का किराया भी हम लोगों को आयगत है, क्योंकि हर महीने हर साल हम लोगों को देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड हैंड कार को उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पूंजीगत और आयगत की 3 क्लासें करवाई थी। पूंजीगत और आयगत से आशय, पूंजी से आशय के बारे में जाना था, आय के बारे में आशय से जाना था, व्यय के प्रकार के बारे में बात की थी, व्यय कितने प्रकार का होता है। तो व्यय मैंने 3 प्रकार का आप लोगों को बताया हुआ था। तो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय और स्थगित आयगत व्यय के बारे में बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा था। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनको डिटेल में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने आयगत व्यय के बारे में जाना था, क्वेश्चन भी जाना था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आयगत व्यय के बारे में जाना था और आयगत व्यय की विशेषताओं के बारे में जाना था और उनके उदाहरण के बारे में जाना था। आयगत व्यय जैसे मजदूरी हुआ, वेतन हुआ, विद्युत व्यय हुआ, किराया हुआ, मरम्मत व्यय हुआ, ये हम लोगों के आयगत व्यय होते हैं। स्थगित आयगत व्यय के बारे में जाना था कि यदि किसी संपत्ति को ऐसे व्यय किए जाते हैं जो आयगत हैं परंतु इनकी उपयोगिता व्यवसाय अनेक वर्षों तक प्राप्त की जाती है, तो ऐसे व्यय स्थगित आयगत व्यय माने जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यय कौन कौन से, इनके उदाहरण के बारे में जाना था। पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्तियां क्या होती हैं, उनको हम लोगों ने डिटेल में जाना था। पूंजीगत लाभ और आयगत लाभ कौन से होते हैं, उनको भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। पूंजीगत हानियां और आयगत हानियां क्या क्या होती हैं, उनको हम लोगों ने ये 3 क्लासों में, मैंने 3 क्लासों में ये सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को करवाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले आप लोग उनको देखिए और उसके बाद इनके MCQ को हल कीजिए। चलिए हम लोग अपने क्लास के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया नहीं है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड हैंड कार को 10,000 में क्रय किया। कितने में क्रय किया, 10,000 में। ठीक है, उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 1,000। तो चलो 1,000 हमने उसकी मरम्मत पर खर्च किया। उसके बाद कार के रजिस्ट्रेशन पर हम लोगों ने 500 रुपये व्यय किया। तो 500 रुपये हम लोगों ने कार के रजिस्ट्रेशन पर व्यय किया। तथा डीलर के कमीशन के रूप में 1200 का भुगतान किया। तो डीलर को कितना दिया, 1200 का भुगतान किया। कार खाते में डेबिट की जाएगी राशि। तो कार खाते में कितनी राशि को हम लोग डेबिट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कार का क्रय किया है। ठीक है, कार का क्रय किया है। 1,000 हमने 1,000 मरम्मत पर खर्च किया है, कार की मरम्मत पर खर्च किया है। उसके बाद 500 रुपये हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पर किए, कार का रजिस्ट्रेशन करवाया है उस पर व्यय किए हैं। और 1200 रुपये जिसने हमें कार दिलवाई है उसको कमीशन के रूप में हमने 1200 रुपये दिए हैं। तो हम लोगों को कार कितने में पड़ी, कार में हम लोग कार खाते में कितनी राशि को डेबिट करेंगे, कार हमें कितने की पड़ी। तो ये जो कार है हम लोगों को, तो ये कार हम लोगों को 12,700 की पड़ी। तो इसका राइट आंसर हम लोग कार खाते में कितनी राशि को डेबिट करेंगे, तो 12,700 रुपये को डेबिट करेंगे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन, यदि मरम्मत 25,000, यदि मरम्मत व्यय 25,000, रंग रोगन 5,000 और भवन के विस्तार की लागत 2.5 लाख और बिजली के कनेक्शन को व्यवस्थापित करने की लागत 19,000, तो व्यय की जाने वाली राशि बताइए। तो देखो, ये तो है हम लोगों को, ये तो हम लोगों का पूंजीगत व्यय हो गया।
हमसे आयगत व्यय के बारे में पूछा है, ये मानिए कि हम लोगों से आयगत व्यय के बारे में पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो ये मानिए कि हम लोगों से आयगत व्यय के बारे में पूछा है। तो ये तो हो गया हम लोगों को पूंजीगत व्यय हो गया। उसके बाद भवन रंग रोगन जो है मरम्मत पर व्यय किया 25,000, रंग रोगन का व्यय जो है वो 5,000 है, और भवन के विस्तार का जो व्यय है वो 2,50,000 है, और बिजली के कनेक्शन को व्यवस्थापित करने का 19,000 है। तो हमसे पूछा गया है कि व्यय बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, तो ये जो है मरम्मत और रंग रोगन ये हम लोगों के आयगत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 30,000, इसका राइट आंसर 30,000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30,000 रुपये, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को पूंजीगत और आयगत की क्लास मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही और वीडियो बना के आगे लाता रहूँगा और अपलोड कर दूँगा। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि जो क्लासें करवाई हैं उनको जरूर देखें और अच्छी तरीके से उनको शेयर भी करें। मैंने अभी तक आप लोगों को बात की जाए तो, अगर हम लोगों ने बात की जाए तो लागत लेखांकन की अगर हम लोग बात करते हैं, लागत लेखांकन में हम लोगों ने 15 क्लासें कर दी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम लोगों ने पूरी क्लासें करवा दी हैं। अगर कोई तैयारी कर रहा है बीकॉम की और पेपर देने चाहता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस मैंने करवा दिया है, वहाँ से जाके देख सकता है। और अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो तो वहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं। कॉमर्स के अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्स से संबंधित में सारे के सारे वीडियो आप लोगों को, बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए हैं। आप लोगों के लिए जितना भी बेनिफिशियल है उतना कीजिए। झारखंड के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिहार के लिए भी बना रहा हूँ, और यूपी जैसे ही यूपी का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट क्लियर होगी तो यूपी के बारे में, यूपी टेट, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में हम लोग जल्द से जल्द क्लासों को बनवाना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग और भी आगे करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।